डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। राजस्थान जी डिप्लोमा का विजेता बैच है, उसमें आज हम सोम स्टार्ट कर रहे हैं एंड यस हम एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले से कवर करवाए हुए हैं। तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में भी पिन करके डाल दूंगी, आप थ्योरी वहां से देख सकते हो। जो जो टॉपिक्स वहां पर कवर हुए हुए हैं उनके हम डायरेक्टली एमसीक्यूज करेंगे। जो टॉपिक नहीं कवर हुए हैं उनको पहले थ्योरी करेंगे और फिर एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए है कि मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे वो रेजिस्ट करते हैं डिफॉर्मेशन को, वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनमें कि आपको फिर ऑप्शंस के हिसाब से चूज करना होगा आंसर। वो एग्जैक्टली डेफिनेशन वहां पर क्वेश्चन में नहीं दी गई होगी, थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ब्रिटलनेस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना नहीं है। ब्रिटलनेस तो वो प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल नहीं है, वो स्ट्रेच नहीं कर सकते हम उसको। अगर हम उसको लोड लगाएंगे तो वो एलोंगेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा टेंसाइल फोर्सेस के कारण, और फेल हो जाएगा जल्दी। टफनेस है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है, जो कि कितनी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है फेलियर से पहले। प्लास्टिसिटी है कि वो वापस से रिटेन नहीं करता अपनी शेप, जिस शेप में हमने डिफॉर्म कर दिया है वो उसी शेप में रहेगा। तो ए यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट है। सेकंड में दिया है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली अंडर कंप्रेशन विदाउट ब्रेकिंग। अब यहाँ पर भी डिफॉर्म परमानेंटली, ये चीज काफी बार हम प्लास्टिक के लिए यूज करते हैं ये टर्म, कि प्लास्टिक मटेरियल है तो परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है, यानी वापस से अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है उसे। बट यहाँ पर आप ऑप्शंस देखोगे तो क्या डक्टिलिटी हो सकता है डिफॉर्म परमानेंटली? नहीं। सॉफ्टनेस हो सकता है, हार्डनेस हो सकता है। हार्डनेस तो अब्रेशन के कारण कितना मतलब अब्रेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस कोई मटेरियल शो कर रहा है वो होता है। सॉफ्टनेस हार्डनेस का अपोजिट हो गया। डक्टिलिटी भी आपने देखी तो बचा क्या? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी को स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है इसकी इस तरीके से है कि आप बीटिंग से, हैमरिंग से किस तरीके से आप उसको दूसरी शेप में ढाल सकते हो किसी भी मटेरियल को, ये प्रॉपर्टी होती है, ये मेलेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर फिर आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। जहाँ पर भी डेफिनेशंस आपको क्लियरली नहीं समझ आ पा रही है, वहां पर आप ऑप्शंस के हिसाब से देख के फिर आंसर करेंगे। थर्ड में दिया है कि एनर्जी इलास्टिक लिमिट में जो स्टोर हो सकती है किसी मटेरियल में अंडर स्ट्रेन, तो वो कौन सी होगी? तो एक होता है रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है? इलास्टिक लिमिट से पहले पहले हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो हम उस मटेरियल को स्ट्रेच करने में वर्क कर रहे हैं वो है वो उस मटेरियल के अंदर एज ए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, और इस स्ट्रेन एनर्जी को हम बोलते हैं रेजिलेंस। एक होता है प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस यानी मैक्सिमम जो एनर्जी स्टोर हो सकती है, मतलब इलास्टिक लिमिट तक हम स्ट्रेच कर दें उसको, इतना टेंसाइल फोर्सेस लगाएं कि इलास्टिक लिमिट रीच हो जाए, तो वहां तक पहुंचने में जितना एनर्जी स्टोर हो सकती है वो होती है प्रूफ रेजिलेंस। एक होता है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या कहता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है कि स्ट्रेन एनर्जी तक जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जो इसको फिट बनाती है कटिंग टूल्स के लिए इवन एट हायर टेम्परेचर। तो किसी दूसरे मटेरियल को कट करना है तो हमें उसकी जो प्रॉपर्टी वहां पर हमारे लिए यूजफुल होती है वो होती है हार्डनेस। कोई मटेरियल हार्ड होगा तो वो दूसरे मटेरियल को कट कर देगा। जैसे डायमंड है, उसकी हार्डनेस काफी ज्यादा होती है, तो हम काफी जगह कटिंग टूल के जैसे हम डायमंड को यूज करते हैं। यहाँ पर अब हाई टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया है, तो हाई टेम्परेचर पिक्चर में आते ही आपको माइंड में आना चाहिए रेड हार्डनेस। रेड हार्डनेस क्या है? कि मटेरियल को आपने इतना ज्यादा गर्म कर दिया है कि वो रेड दिखने लग गया है, अंगारे के जैसे दिखने लग जाता है ना रेड कलर का कोई मटेरियल हीट करने के कारण। अब ज्यादातर मटेरियल्स में क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो हार्डनेस लूज कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हायर टेम्परेचर पे भी वो उसकी हार्डनेस है वो मेंटेन रहे, तो यहाँ पे रेड हार्डनेस होगा। रेड हार्डनेस हार्डनेस ही होता सिर्फ अगर हाई टेम्परेचर नहीं दिया गया होता, लेकिन हार्डनेस दे दिया है तो यहाँ पे रेड हार्डनेस बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। तो अब यहाँ पर रेजिलेंस तो हमने देखा कि ये तो स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। इलास्टिसिटी क्या है? कि लोड लगाने पे वापस अपनी जो गेन कर ले जो ओरिजिनल शेप है वो।
क्रीप क्या है? क्रीप क्या है? सस्टेन्ड लोडिंग, यानी एक लोड है जिस पर कि वो सस्टेनेबल है, मतलब वो उतना लोड बियर कर सकता है और उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग कोई मेजर उसमें स्ट्रेन नहीं आ रहा है। लेकिन वो सस्टेनेबल लोड ही अगर बहुत लंबे टाइम तक लगता रहे, साल तक लगता रहे, तो वहाँ पर जो डिफ़ॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं क्रीप। तो यहाँ पर फिर ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा देखें तो पूरा सही नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हमें लग रहा है, वो है प्लास्टिसिटी, कि डिफ़ॉर्म तो होगा, प्लास्टिक रेंज में है, बट फेल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है स्टील यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स इज़, तो ये होता है हाई कार्बन स्टील, इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो कटिंग टूल के जैसे हम इसको यूज़ करते हैं। माइल्ड स्टील है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि टंगस्टन है, ये प्लेन कार्बन स्टील में ऐड किया जाता है किसके लिए? तो जो हमने पीछे रेड हार्डनेस देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वो अपनी हार्डनेस मेंटेन रखे, ये प्रॉपर्टी है, ये होती है रेड हार्डनेस। तो टंगस्टन ऐड किया जाता है प्लेन कार्बन स्टील में ताकि हाई टेम्परेचर में भी उसकी हार्डनेस मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स द मटेरियल सूटेबल टू बी शेप्ड इजीली, मतलब किसी भी शेप में हम उसको ढाल सकें, हैमरिंग से, बेंडिंग से, रोलिंग से, किसी भी एक्शन से, उसमें क्रैक और फ्रैक्चर वगैरह ना देखने को मिले। तो ये होती है मैलिएबिलिटी। आपने देखा होगा कभी लुहार की शॉप पे आप गए हो तो वहाँ पे किसी भी शेप का वो कुछ मेटल लिया उन्होंने, लोहा लिया और वो उसे हैमर से मार-मार के उसकी कुछ भी शेप में बना देंगे उसको। इसका एग्ज़ाम्पल आप ये भी देख सकते हो कि एल्यूमीनियम है उसमें बहुत ज़्यादा मैलिएबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत थिन एल्यूमीनियम फॉयल वो देखी होंगी आपने कितने थिन शीट्स होते हैं वो। तो वो उसमें मैलिएबिलिटी होती है इसीलिए हम उसको इतनी थिन शीट्स में ट्रांसफ़ॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कोरोजन रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल की कौन-सी प्रॉपर्टी है? तो केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी कौन-सी है, क्या है? कि ये कोई दूसरा सब्सटेंस बनाए जो मेटल है, कोई मटेरियल है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाए केमिकल रिएक्शन से, उसके अगेंस्ट जो उसका रेजिस्टेंस है वो केमिकल प्रॉपर्टी होगा। अ, यहाँ पर कोरोजन की अगर बात करें तो उसमें जो एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल की प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनके साथ रिएक्ट करके कोरोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया। ये क्वेश्चन वैसे ईज़ी है लेकिन कभी-कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि डिटेरियोरेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज़ का जब वो रिपीटेडली अप्लाइड स्ट्रेसेस उसमें लग रहे हैं। तो मैंने थ्योरी लेक्चर आपने मेरा अटेंड किया होगा सोम को तो आपको पता होगा कि रिपीटेड अप्लाइड स्ट्रेसेस यानी क्या कर रहे हैं हम सस्टेन कंटीन्यूअस लोडिंग नहीं है। जहाँ पर भी आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि कंटीन्यूअस लोडिंग है, वहाँ पर होता है क्रीप। जहाँ पर रिपीटेड लोडिंग, साइक्लिंग लोडिंग इस टाइप की टर्म आ रही हैं, वहाँ पर होता है फटीग। रिपीटेड लोडिंग, साइक्लिंग लोडिंग यानी आपने लोड लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया। इ तो यहाँ पे स्ट्रेसेस आ रहे हैं, फिर स्ट्रेसेस नहीं है, फिर से स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। या फिर साइक्लिक लोडिंग कि एक बार कंप्रेशन है, एक बार टेंशन है, एक बार कंप्रेशन है, एक बार टेंशन है। और इसका मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था बहुत अच्छा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वायर है आपके पास, पतला-सा वायर है, आप इसको बेंड कर सकते हो। तो आप तोड़ने के लिए क्या करोगे? आप इसमें टेंशन या कंप्रेशन में तो तोड़ना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। तो आप क्या करते हो मोस्टली, आप इसको ऐसे बेंड करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे। इस तरीके से बार-बार ऊपर-नीचे कर के बेंड करोगे, तो जो जॉइंट बीच में बन रहा है, वहाँ पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहे हैं। नीचे ऐसे बेंड करें तो यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे टेंशन आ रहा है। फिर हमने इसको ऐसे बेंड किया, फिर हमने इसको इस तरीके से बेंड किया, तो नीचे टेंशन आ गया, ऊपर कंप्रेशन आ गया। तो एक ही जगह पे चेंज हो रहे हैं स्ट्रेसेस, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में जो फेलियर होता है वो फटीग फेलियर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि मैक्सिमम लिमिट है जो स्ट्रेसेस की, जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिटली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स कि उसमें कोई फेलियर नहीं आएगा। तो जो स्ट्रेंथ है उस मटेरियल की जो वो स्ट्रेसेस बियर कर सकता है, बट उससे भी कम स्ट्रेसेस पे वो अगर बार-बार हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस लगाते हैं, मतलब लोड हटाते हैं, लगाते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, जितना वो बियर कर सकता है, उससे बहुत कम पे ही वो फेल हो जाता है और ये फटीग फेलियर होता है, ये हमने देखा। अब एक लिमिट होती है स्ट्रेसेस की कि अगर स्ट्रेसेस जो हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इंड्यूस कर रहे हैं, वो अगर इससे कम लिमिट से कम है, तो उस केस में उसमें कभी भी फटीग वाला फेलियर का इश्यू नहीं होगा, कम स्ट्रेसेस वो फेल नहीं होगा फटीग पे से।
तो इस लिमिट को बोला जाता है एंड्योरेंस लिमिट। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि वो मतलब मटेरियल की वो प्रॉपर्टीज जो अनेबल करती है इसको टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेसेस। तो अब यहाँ पर यही है कि ये डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेसेस की जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, इसका आपको अलग-अलग ऑप्शंस जहाँ-जहाँ पर होंगे उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग आंसर दिखेंगे। जैसे सबसे एक्यूरेट इसका आंसर होगा स्टिफनेस। स्टिफनेस यही है कि डिफॉर्मेशन कितना कम हो रहा है कितने ज़्यादा स्ट्रेसेस लगाने पे। तो यहाँ पे स्टिफनेस होगा, पीछे हमने इसका आंसर स्ट्रेंथ भी किया था, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उनमें स्ट्रेंथ है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर था। टफनेस टफनेस है कि वो मटेरियल कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है फेलियर से पहले, और ब्रिटलनेस है कि वो जब हम उसको टेंसाइल फोर्सेस लगा रहे हैं तो एकदम से ब्रेक हो जाएगा, उसमें हमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि मटेरियल है उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं सारी डायरेक्शंस में। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर जैसे आपको समझना हो इसको तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। परमेबिलिटी, आपने मेरे सॉइल के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि क्या है परमेबिलिटी। और परमेबिलिटी है, ये अगर कोई स्ट्रेटिफाइड सॉइल है तो हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं होगी, वर्टिकल में ज़्यादा कम होगी, हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा होगी, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज अगर सारी डायरेक्शंस में सेम है तो हम उसको आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलेंगे। वहीं पर अगर एक कोई मटेरियल है उसमें सारे पूरे वॉल्यूम में या पूरे मास में हर एक जगह पे सेम है वो प्रॉपर्टी, तो हम इसको होमोजेनियस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम सेम प्रॉपर्टीज अगर शो कर रहा है तो उसको हम होमोजेनियस बोलेंगे। 15 में एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आपको होमोजेनियस प्रॉपर्टीज का बताऊं तो जैसे मास डेंसिटी, एक बहुत बड़ा चंक आपने मास किसी मटेरियल का लिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह मास डेंसिटी है वो सेम है, तो हम बोलेंगे होमोजेनियस मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक्सटर्नल लोड अगर लगा रहे हैं तो इसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो किसके कारण होते हैं। तो काफ़ी सारा स्टूडेंट्स को ना ये क्लैरिटी नहीं होती है कि बेसिकली है क्या स्ट्रेसेस। उन्हें लगता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर ये लोड लगाया, इसके कारण लोड को एरिया से डिवाइड कर दिया तो स्ट्रेस निकालिए, तो ये तो मैथमेटिकली है। बेसिकली स्ट्रेस एक इंटरनल फिनोमेना है। होता क्या है कि ये आपने लोड लगाया, लोड लगाने के कारण इसमें आया थोड़ा-सा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन आया तो मटेरियल अंदर ही मतलब मटेरियल जो है उस वो अंदर उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जो कि ये लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और एक पॉइंट पे वो स्ट्रेसेस इतने हो जाएँगे कि जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है, जो उसको स्ट्रेच कर रहा है, जो उसको वो एलोंगेशन कर रहा है, वो लेंथ बढ़ा रहा है, उसको वो कंपनसेट कर देंगे और फर्दर उसमें एलोंगेशन नहीं होगा। तो बेसिकली स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, यानी अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं उसमें, जो एक्सटर्नल लोड लग रही है उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो डिफॉर्मेशन होता है, तो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। लोड लगाया आपने, उससे डिफॉर्मेशन हुआ, स्ट्रेसेस डेवलप हुए, उन्होंने बैलेंस कर दिया लोड को और फिर डिफॉर्मेशन रुक गया। तो बी होगा यहाँ पर। बाकी एग्जांपल्स देखें तो हीटिंग नहीं होगा, कूलिंग भी ऑब्वियसली नहीं होगा अगर हम लोड की बात कर रहे हैं तो। तो काफ़ी बार क्लैरिटी नहीं हो तो भी एक बार ऑप्शंस पे ज़रूर नज़र मार लीजिए, काफ़ी बार उससे भी ईज़ी हो जाती हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सबको पता है ये स्ट्रेन होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है ये लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में मेन चीज जो दिक्कत आने वाली है वो क्या, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो यंग मॉडुलस है उसको हम मानते हैं कि ये कांस्टेंट है, यानी आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है वो कांस्टेंट है, यानी आपका ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, मतलब एक इंक्लाइन लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये कब होता है, जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर है। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट ये कांस्टेंट रहेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, और इसकी वैल्यू होगी इस लाइन के स्लोप के। आगे क्या होगा, इलास्टिक लिमिट के बाद ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए है कि एक मटेरियल है उसको इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड अगर स्ट्रेस कर रहे हैं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है। तो इनिशियली लोड होता है वो इलास्टिक लिमिट में होता है, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट नहीं है, वो रिकवर कर सकता है लोडिंग हटाने पे। जो मटेरियल है, जो स्पेसिमेन है हमारा टेस्ट का, वो उसके बाद क्या होगा, इलास्टिक लिमिट के बाद में यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। किस अगर हम लोड नहीं भी बढ़ा रहे हैं,
बहुत ज़्यादा तो भी डिफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। जो स्ट्रेट स्ट्रेन कर्व है उसमें इस तरीके से जो लाइन बन रही है, तो ये यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन किस लिए हो रहा है कि मटेरियल है उसमें यील्डिंग स्टार्ट हो गई है, वो लोड इतना है कि उसमें यील्डिंग इनिशिएट हो चुकी है। तो मटेरियल हैज यील्डेड टू द लोड, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो है ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर स्ट्रेन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि शियर स्ट्रेन क्या है। तो शियर स्ट्रेन टेंजेंशियली जो है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो होता है। आपने थ्योरेटिकल लेक्चर मेरे अटेंड किए होंगे तो मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि क्या होगा। इस तरीके से अगर मैं इस पे बॉडी है कोई, इस पे शियर स्ट्रेस लगा रही हूँ तो ये इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है फाई, ये एंगल होगा शियर स्ट्रेन। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेस मैंने टेंजेंशियली लगाया है, आई होप इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। आपकी एक ब्लॉक रखा हुआ है कोई, आप कुछ बुक समझ सकते हो या कोई और फॉर्म का कोई ब्लॉक हो गया, तो उसमें ऐसे स्ट्रेस लिखाएंगे तो सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अगर कोई मेटल के ब्लॉक की बात करते हो तो वहां पे सिग्निफिकेंट नहीं होगा जो डिफॉर्मेशन होगा, जो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेन आ रहा है वो। तो ये एंगल होता है, ये शियर स्ट्रेन होता है। तो किसके बीच में एंगल है? बिटवीन प्लेन्स एट राइट एंगल। ये पहले ऐसे था, 90 डिग्री इनके बीच में एंगल था, अभी डिफॉर्म होके ये तो अपनी जगह पे और ये ऐसे टिल्ट हो गया है। तो एंगल जो है इनके बीच का ये है शियर स्ट्रेन। डिस्टॉर्शन ऑफ फाइबर, तो कौन सा डिस्टॉर्शन डिफाइंड नहीं है। दो एंगल्स के बीच का चेंज जो हुआ है तो ये भी नहीं है, यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। 21 में दिया है कि लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं। तो ये तो सबको पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। 22 में दिया है कि नेचर ऑफ स्ट्रेस ऑफ सीलिंग फैन रोड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपको इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। मुझे लग रहा है इसका टेंसाइल ही होगा, क्योंकि इस तरीके से रोड है, इसके नीचे फैन लगा हुआ होता है और ये रोड है, इसमें शियर तब होगा जब ये टॉर्जन हो रहा हो, यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही हो। तो ट्विस्टिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका एक एंड फिक्स और दूसरे एंड को हम पकड़ के घुमाए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। रोड है वो मोस्टली तो होता है कि कनेक्टेड है, तो फिर वो रोड पूरी उसके साथ घूमती है, या फिर यहाँ पे ऐसे फ्लेक्सिबल होगा तो ये रोड अपनी जगह पे रहेगी और नीचे वाला है वो घूमता रहेगा। तो मेजर इसमें मेरे अकॉर्डिंग टेंसाइल ही है। हाँ, हो सकता है कि ये नीचे फैन जो रोटेट हो रहा है उसके कारण थोड़ा बहुत उसमें टॉर्जन इफेक्ट आ रहा हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। बाकी काफी जगह इसका आंसर आपको शेयर भी मिलेगा। 23 में दिया है कि टेंसाइल टेस्ट है जो, जिसमें कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल टेस्ट जो हम करते हैं तो मैक्सिमम लोड के जो जिस पॉइंट पे है वहां पर स्ट्रेस जब कैलकुलेट करते हैं तो एरिया कौन सा लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और ये पॉइंट होता है अल्टीमेट स्ट्रेस वाला, मैक्सिमम लोडिंग वाला, जहाँ पे लोडिंग जो एक्ट कर रही है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल वाला जो है वो ही लेते हैं और यही हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल वाला ना लेके एक्चुअल जो एरिया है उस पॉइंट पर जहां पर फेलियर हो रहा है वहां पर एक्चुअल जो एरिया है अगर वो लेंगे तो फिर हमारा ग्राफ है ये ऊपर वाली लाइन जैसा बनेगा। क्योंकि यहाँ पर इनिशियली तो ऐसा था, आपने इस तरीके से लोड लगाए हैं तो यहाँ पर अब ये रिडक्शन होने लग गया क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ऐसे हुआ। फिर से लोड अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कुछ इस तरीके से हो जाए और उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ब्रेक होगा। तो अगर एक्चुअल वाला आप एरिया लोगे तो वो तो बहुत कम होगा, उससे को आप डिवाइड करोगे लोडिंग में तो फिर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी क्योंकि एरिया कम है। तो ये मिलेगा, बट हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन जो ओरिजिनल है वो यही है, इसी को हम डिस्कस करते हैं, इसी के बेसिस पे सारी स्टडी है। तो उसमें हम ओरिजिनल एरिया ले रहे हैं तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि परसेंटेज एलोंगेशन और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो कोई मटेरियल है, आप उसमें टेंसाइल फोर्सेस लगा रहे हो तो उसमें जो एलोंगेशन होगा यानी लेंथ में तो इंक्रीज होगा और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस होगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डक्टिलिटी पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल है तो एलोंगेशन बहुत कम देखने को मिलेगा, डक्टाइल है तो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कंप्रेशन टेस्ट इज मेनली डन फॉर टेस्टिंग। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, अदरवाइज कितने ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो आप आंसर नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो कंप्रेशन टेस्ट होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है, क्योंकि अगर कोई डक्टाइल मटेरियल जैसे कि स्टील,
तो उसको आप टेंशन में टेस्ट करो या कंप्रेशन में टेस्ट करो, आपको सेम ही स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बट अगर ब्रिटल मटेरियल है तो कंप्रेशन में स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। इसलिए ब्रिटल मटेरियल को कंप्रेशन में टेस्ट करते हैं, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि स्पेसिमेन एलोंगेट हो रहा है कंसिडरेबल अमाउंट से लोड इंक्रीज करने के कारण। ये कौन सा पॉइंट है, ये क्या शो करता है? तो यहाँ तक तो इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, सी पॉइंट के बाद में एकदम से यील्डिंग हो रही है। लोड में सी पॉइंट के बाद मतलब थोड़ा सा आप लोड बढ़ाओगे और एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर बोला जाता है इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि इम्पैक्ट टेस्ट है कि कौन सी प्रॉपर्टी असेस करता है। तो हमने देखा था कि टफनेस है, ये वो प्रॉपर्टी है जो कि शो करती है कि फेलियर से पहले कितना एनर्जी है वो अब्जॉर्ब कर सकता है कोई मटेरियल बिना क्रैक के। तो टफनेस है, ये है इम्पैक्ट टेस्ट, इसके लिए होता है कि कितना टफ है मटेरियल, कितना इम्पैक्ट लोडिंग बियर कर सकता है। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि फटीग टेस्ट पीसेस, मतलब जो पीस है स्पेसिमेन है उसको कब तक हम टेस्ट करेंगे। तो एक लोड लिमिट तक या सम टाइम ऑफ साइकिल्स। तो इसमें क्या होगा, जब तक फेलियर नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा, तब तक हम इसको टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, हम रिवर्स ऑफ स्ट्रेसेस लगाएंगे और देखेंगे कि कितने स्ट्रेस पे ये फेल हो रहा है। तो कोई लोड की लिमिट नहीं है, साइकिल्स की भी लिमिट नहीं है कि हम सिर्फ टेल साइकिल्स ही इसमें लोडिंग का लगाएंगे। फटीग फ्रैक्चर तक, फेलियर तक हम इसको टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो स्टील का टेंशन में है और कंप्रेशन में है, इनका रेशियो क्या है। तो इनका रेशियो 1 होता है। और आपको ये इससे भी पता चल रहा होगा क्योंकि काफ़ी आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे होंगे, स्ट्रेन निकालना है जैसे, तो वहाँ पे ई की वैल्यू सेम ही लेते हैं हम, 2 × 10⁵, चाहे स्ट्रेस का केस हो या उसका सॉरी टेंशन का केस हो या कंप्रेशन का केस हो। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि यहाँ पर जो मटेरियल दिए हैं इनमें से ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है। तो यहाँ पर एक है ट्रिक जो आपके लिए सीखना ज़रूरी है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर लगता है कि जैसे रबड़ है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, वो उसमें टेंसाइल लोड लगाने पे एलोंगेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसमें, तो वो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि छोड़ेंगे तो एकदम से वो वापस ओरिजिनल शेप में आ गया। तो उन देखने में उन्हें ऐसा लगता है कि रबड़ ऐसा होगा जो इसकी हाई इलास्टिक है, लेकिन इलास्टिसिटी हम डिफाइन करते हैं ई की बेसिस पे। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा कोई मटेरियल है वो इलास्टिक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें सबसे ज़्यादा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू स्टील के लिए होगी। रबड़ का आपको जो फील हो रहा है उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे थोड़े से लोड पे ही आप बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन देख लेते हो, तो आपको वो चीज़ फील हो रही है। सेम चीज़ मेटल में भी होगी, बट आप उतना लोड उसमें लगा नहीं पाओगे। दूसरा बात, जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, उतनी ही कम इलास्टिसिटी है। तो एक आप स्टील का ले रहे हो, एक रबड़ का एक ब्लॉक ले रहे हो, दोनों में सेम लोड लगा रहे हो, तो रबड़ में बहुत ज़्यादा उसमें आएगा इलोंगेशन होगा, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आएगा, यानी ये कम इलास्टिक है। तो पूरा टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा-सा आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि एल्यूमीनियम होता है कम एल्यूमीनियम का, फिर कास्ट आयरन, कंक्रीट का इस रेंज में होता है और रबड़ का देखो यहाँ पे सबसे कम है। तो लिस्ट पूछा होता तो रबड़ होता, मोर इलास्टिक पूछा है तो स्टील होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि स्टील की रॉड है उसको अगर हम पुल कर रहे हैं अपोजिट एंड से, ये है अपोजिट एंड से पुल कर रहे हैं तो कौन से स्ट्रेसेस, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। वहीं पे अगर पुश कर रहे होते तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते। डेड लोड क्या है, ऐसा लोड जो कि कांस्टेंट है, जैसे कि स्ट्रक्चर का खुद का जो लोड है, आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई रूम बनाया है तो उसकी स्लैब का खुद का लोड है, उसके कॉलम का खुद का लोड है, बीम का लोड है, ये सारे के सारे डेड लोड है क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स है, इनका वेट जो है वो भी फिक्स है कि इतना इनका लोड लगेगा और इस जगह पे लगेगा। सी होगा। 33 में दिया है कि लाइव लोड क्या है। तो ऐसा लोड जो कि कंटिन्यूअसली वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि करता ही रहे हमेशा, बट जो कर सकता है वेरी अपनी पोजीशन में, मैग्नीट्यूड में, वो लाइव लोड होता है। जैसे कि आपने घर के अंदर कुछ फर्नीचर रखा हुआ है, वो लाइव लोड होगा। तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्सपेक्टेड टू हैव लिस्ट वैल्यू। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की लिस्ट वैल्यू किसके लिए होगी, यहाँ पर आपको फिर पता होना चाहिए क्योंकि ये भी रटना तो नहीं है बट इतना पता होना चाहिए कि वुड की सबसे कम होती है। ग्लास का 70 है और एल्यूमीनियम का भी इसी रेंज में है। बाकी मटेरियल की अगर बात करें तो कॉपर का भी यहाँ पर स्टील से कम है। रॉट आयरन का स्टील से ज़्यादा मतलब स्टील के इक्वल होता है।
न्यूमेरिकल वगैरह में हम 200 लेते हैं इसको, बाकी रेंज इसकी 190 से 210 तक होती है स्टील की। तो यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर, वुड की सबसे कम है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका होगा? तो हमने पिछले पेज पे देखा है स्टील का सबसे ज़्यादा होगा। फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम अंडर कांस्टेंट लोड। तो कहीं पर भी कांस्टेंट लोड आ रहा है, मैंने बताया था वो वहां पे होगा क्रीप, लॉन्ग टर्म स्ट्रेन क्रीप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रीप। 37 में दिया है कि बार है, उसकी लेंथ मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी कम कर रहे हैं। सेम टाइम में क्या होगा, या तो वो अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो नैरो हो जाएगा वो, यानी उसकी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम कंप्रेशन से शॉर्टन कर रहे हैं उसको तो बढ़ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर स्ट्रेन है इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ टू द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। तो इनका रेशियो क्या है? तो ये होता है पॉइजन्स रेशियो, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि नॉन डायलेटेंट मटेरियल है, उनके पॉइजन्स रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो डायलेटेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, शियर स्ट्रेस चेंज करने के कारण उनकी विस्कोसिटी डिफर करती है। तो नॉन डायलेटेंट मटेरियल में हमारे जो भी मेटल वगैरह, रबड़ वगैरह, ये सारे इसमें आएंगे। और हमने थ्योरी लेक्चर में ये डिराइव किया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0.5 होती है, और मेटल्स की ये 0.2 0.3 की रेंज में होता है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 2.5 से लेके मेटल्स के लिए 0.42 याद रखना हो आपको। तो ये मेटल्स के लिए है। रबड़ के लिए होता है 0.45 टू 0.50। तो रबड़ के लिए मैक्सिमम होता है, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में दिए है कि बार है जिसकी लेंथ एल है, डायमीटर डी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो एस है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपका? ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एरिया ए दिया गया है, लोड क्या दिया है यहाँ पे? डब्लू। तो डब्लू डिवाइडेड बाई एरिया। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इज एस। तो यहाँ पे स्ट्रेन ही दे दिया आपको सीधा, वैसे नहीं दिया हो तो स्ट्रेन आप कैसे निकालते? चेंज जो हो रहा है लेंथ में डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये एस, तो डब्लू अपॉन ए एस आ गया यहाँ पर, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि दो सर्कुलर माइल्ड स्टील की बार हैं ए और बी, इक्वल इनकी लेंथ है, डायमीटर एक का 2 है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है, दोनों सब्जेक्टेड हैं टेंसाइल लोड ऑफ मैग्नीट्यूड पी, सेम मैग्नीट्यूड का टेंसाइल लोड लग रहा है। तो एलोंगेशन जो होगा उनका रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे डेल्टा आपको पता है ये होता है पी एल अपॉन ए ई। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की अगर हम बात करें तो पी भी सेम है, एल भी सेम है, दिया है यहाँ पे इक्वल लेंथ, एल भी सेम है, ई भी सेम है, माइल्ड स्टील की बार है दोनों। तो डेल्टा प्रोपोर्शनल आपका हो गया 1/a के। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 आपका इक्वल हो जाएगा, सॉरी, A2 अपॉन A1। A2 क्या होगा? π/4 इंटू 3 का स्क्वायर। ये मैं जिसको 2 बोल रही हूँ उसको इसने b बोला है, 1 बोल रही हूँ उसको इसने a बोला है। π/4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 9/4 आ गया, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि यहाँ पर जो मटेरियल्स दिए हैं इनमें से हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो किसका है? तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू 0.5 हो सकती है पॉइजन्स रेशियो की, रबड़ ऑलमोस्ट ये वैल्यू अचीव कर लेता है। बाकी अगर आपको वैल्यू देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, रोट आयरन 0.3, स्टील का आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कंक्रीट का भी आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम 0.33 होता है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस मैक्सिमम पूछा होता तो स्टील होता। 42 में दिया है हुक्स लॉ कब तक वैलिड है? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये ट्रू तब तक होता है जब तक हम इलास्टिक लिमिट के अंदर है। यहाँ पर आपको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक लिमिट दोनों अगर दी है तो आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी करोगे, क्योंकि ग्राफ एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन वहीं तक होता है। बट इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं ग्राफ में। तो काफी बार हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह इलास्टिक लिमिट भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में इलास्टिक लिमिट है, तो ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट है हुक्स लॉ वैलिड होगा। स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कॉपर इज मोर देन दैट ऑफ लीड। क्या कह रहे हैं, खुद ही वैल्यू दे दी है कि कॉपर का ई की वैल्यू ज्यादा है कॉपर कंपेयर टू ई की वैल्यू लीड। तो अब यहाँ पे कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो जिसकी ई की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है, यानी यहाँ पे ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि पॉइजंस रेशियो कास्ट आयरन के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे इस टेबल में हम देखें तो कास्ट आयरन के लिए 0.2 से 0.3 है। ऑप्शंस में देखें तो इस रेंज में आ रहा है वो ऑप्शन बी आ रहा है सबसे क्लोज। अब ये थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, एमसीक्यू बुक्स में भी थोड़ा बहुत डेटा में चेंज मिलेगा। ये टेबल भी आप किसी दूसरी बुक में देखो तो हो सकता है वहां पर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हो, बट आपको रफली एक आइडिया माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये होता है बल्क मॉड्यूलस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ये हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये, और ये हुआ स्ट्रेस। इसका उल्टा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। उसको कंप्रेसिबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी ऊपर आएगा। जितना ज्यादा डेल्टा वी आ रहा है, जितना ज्यादा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, उतना ही ज्यादा मटेरियल मतलब कंप्रेसिबल है। तो यहाँ पे ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इसको अनेबल करती है कि ये एलोंगेट हो पाए सफिशिएंटली बिफोर ब्रेकिंग। टेंशन के केस में ये बात कर रहे हैं हम कि हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो वो ब्रेक हो उससे पहले काफी ज्यादा उसमें एलोंगेशन आए, उसकी लेंथ में काफी ज्यादा इंक्रीज हो, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये डक्टिलिटी होती है। डी होगा आंसर। 47 है, इसमें दिया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम